हेलो गाइस, तो ये है लव मी स्ट्रेंजर के चैप्टर 10 एंड एपिसोड 5। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड पता नहीं मैं ऐसे क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं बुदबुदा रहा हूँ धीरे धीरे। Isn't it sexy और I don't know। ओके चलो रियल आवाज में आते हैं। तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं चैप्टर 10। चलो ना। ऑफिस में रिवाना के टीममेट विजय ने कहा। कहाँ? रिवाना ने पूछा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का केक काटने, शांतनु ने कहा। दोनों लड़के एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और आगे बढ़ गए। हैरान रिवाना ने अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाला और सोचने लगी कि ये दोनों आखिर किसके बारे में बात कर रहे हैं। दोनों HR डिपार्टमेंट के कमरे में पहुँचे, जहाँ पहले से बहुत सारे लोग जमा थे। जैसे ही रिवाना पहुंची, सबने उसकी ओर ऐसा देखना शुरू किया जैसे वही इस मौके का मुख्य अतिथि हो और सारे लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हो। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर चल क्या रहा था। लोग दबी हुई हंसी में हंस रहे थे और एक दूसरे को कोहनियाँ मार रहे थे। उसे सामने आने दो, भीड़ में से HR टीम के किसी एक शख्स ने कहा। रिवाना जैसे ही बीच में आकर खड़ी हुई, उसने प्रतीक को डिजाइनर बर्थडे कैप में प्लास्टिक की छुरी हाथ में लिए हुए खड़े देखा। प्रतीक के सामने वाले मेज पर एक चॉकलेट केक रखा हुआ था। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, प्रतीक ने दांत दिखाते हुए हंसकर कहा। रिवाना बेवकूफ़ की तरह खड़ी रही। सबने तालियां बजाना और प्रतीक के लिए बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू किया। प्रतीक ने केक काट कर सबसे पहले रिवाना को खिलाया। आसपास सारे लोग उन्हें ही घूर रहे थे, इसलिए रिवाना मना भी नहीं कर सकी। किसी ने यह लम्हा अपने फ़ोन में कैद कर लिया। जैसे ही दोनों वहाँ से हटे, सब केक पर टूट पड़े। कुछ लोगों ने केक खाया भी, प्रतीक के चेहरे पर भी लगाया। रिवाना कमरे के एक कोने में खड़ी होकर प्रतीक के फ्री होने का इंतज़ार कर रही थी। तो ये कर रहा था प्रतीक। उसने अपने कलीग्स के सामने अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद जब प्रतीक चेहरे पर लगे केक को धोने के लिए वॉशरूम की ओर बढ़ा तो रिवाना ने उसे पकड़ लिया। तुम लोगों को ये बताया है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? वह बहुत गुस्से में थी। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? प्रतीक अनजान बनने की कोशिश करता रहा। तो फिर तुम्हारे टीम के लोग तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड क्यों बोलेंगे? प्रतीक ने धीरे से अपना सर झुका लिया। तुम इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो प्रतीक? आई लव यू रिवाना। बस उसे सिवाय इस बात के कि वो रिवाना को प्यार करता है और कुछ भी नहीं मालूम था। ये लड़के आकर्षण को प्यार समझना कब बंद करेंगे? रिवाना ने सोचा और फिर बोल उठी। इसका मतलब ये है कि तुम पूरी दुनिया में घूम घूम कर ये बताते फिरोगे कि हम दोनों कपल हैं। मैंने तुमसे कहा कभी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं ना। मैं नहीं जानता था कि ये बात तुम्हारे कानों तक पहुंच जाएगी। वो अभी भी सिर झुकाए खड़ा था। रिवाना का चेहरा उतर गया। उसको समझ में आ गया कि वो एक पागल इंसान है, बात करने की कोशिश कर रहा है जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसको वाकई में ये लगता था कि ये अफवाह उस तक नहीं पहुंचेगी और अगर पहुंची भी गई तो रिवाना उसे अपने बॉयफ्रेंड मानने को मजबूर हो जाएगी। और ये जानते हुए ही कि वो पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उसने तय कर लिया कि इस पागल इंसान को खुद से दूर रखने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कलीग्स के सामने अनाउंस करो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। प्लीज़ रिवाना, प्रतीक ने उसकी ओर बड़ी मुनहार के साथ देखते हुए कहा। सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे परवाह नहीं, ये तुम डिज़र्व करते हो। मुझे माफ़ कर दो रिवाना। प्रतीक उसके पैरों पर गिर पड़ा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसको अजीब सा लगा। उसके ऑफिस का एक HR पर्सनल उसके सामने ऐसे पैरों पर पड़ा हुआ था। इससे अजीब कुछ हो ही नहीं सकता था। ये लड़का पागल था, पीरियड। उठो प्रतीक, ये क्या पागलपन है? सीन मत खड़ा करो यहाँ। उसने वहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन प्रतीक उसे जाने ही नहीं दे रहा था। ऑफिस का एक और इंसान वहाँ से गुजरा और उसने देखा कि HR एक जूनियर के सामने ऐसे घुटनों पर पड़ा हुआ है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, प्रतीक ने सिर हिलाया।
हाँ ठीक है, रिवाना ने किसी तरह कहा और वहाँ से दूर हो गई। प्रतीक खड़ा हो गया और उसने अभी अभी एक बंदे की ओर देखा जो हैरानी से दोनों को देख रहा था। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे नाराज हो तो क्या ऐसी माफ़ी मांगनी पड़ती है? प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा। उस बंदे ने दोनों को देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान फेंकी और वॉशरूम में घुस गया। उस शाम रिवाना ने सारी बात एकांश को फ़ोन पर बताई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैंने उसे साफ साफ कह दिया है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे पड़ा रहता है। फिर तुम्हें उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए, ये भी एक किस्म का हरासमेंट है, एकांश ने कहा। अगर फिर से ऐसा कुछ करेगा तो मैं यही करूँगी। अगले दिन से प्रतीक ने अपनी दूरी बना कर रखी, लेकिन सिर्फ शुक्रवार तक ही। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, इसकी भरपाई के लिए मैं तुम्हें कल डिनर के लिए ले चलूँ? कल शनिवार भी है, उसने पूछा। दोनों ऑफिस के लिफ्ट में अकेले थे। कोई बात नहीं प्रतीक, बस ऐसा दोबारा मत करना। और सॉरी, मैं डिनर के लिए नहीं आ सकती, कल बिजी हूँ। बॉयफ्रेंड? उसने पूछा। तुमसे मतलब? वो कहना चाहती थी लेकिन उसने कहा हाँ। उसने देखा कि प्रतीक का चेहरा पीला पड़ गया। वो मुंबई आ रहा है? हे भगवान, इसके सवाल कभी ख़त्म ही नहीं होते। हाँ, उसने जवाब दिया। बढ़िया। कैसे आ रहा है, ट्रेन या फ्लाइट? चलो दोनों उसे पिकअप करने चलते हैं। मैं इस इंसान की जान यहीं खड़े खड़े क्यों नहीं ले सकती? अभी इस वक्त रिवाना ने फ़ोन आने का बहाना किया और वहाँ से निकल गई। उसे शनिवार को अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बल्कि उस अजनबी से मिलना था। उसने उस अजनबी से मिलने का प्लान भी बना लिया था जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन उसे मालूम था कि ये अजनबी उसके बारे में काफ़ी कुछ जानता है। आखिर ये बंदा था कौन? कोई ऐसा जिसे वो जानती हो। वो एकांश को ये बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे मालूम था कि उसे ये बात अच्छी नहीं लगेगी और वो किसी भी अजनबी से उसे मिलने नहीं देगा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि एक बार इस अजनबी से मिल लेने के बाद वो एकांश को सब कुछ बता देगी। शनिवार की सुबह रिवाना अखबार पढ़ रही थी। अखबार में वनडूप में एक युवा टेकी की किसी रहस्यमयी शख्स द्वारा हत्या की खबर छपी थी। अगर ये अजनबी भी सीरियल किलर निकला तो? वो ये सोचकर डर गई। जैसे ही सीता ग्रीन टी का कप लेकर कमरे में आई, रिवाना ने तय कर लिया कि वो सीता को सब कुछ बता देगी। सीता ने इत्मीनान से रिवाना की सारी बात सुनी और कहा, तो ये इंसान तुमसे सिर्फ इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि तुमने उसके कहे मुताबिक 1 महीने में 3 डिशेस बनाना नहीं सीखे? ये इतना सिंपल नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना कि उसने यह भी लिखा है कि मैं जल्द ही रोऊंगी। कंफ्यूजिंग है लेकिन दिलचस्प है। सीता के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान और गई। मुझे इस तरह के रहस्यमयी लोग बहुत पसंद है और वो आयन शॉमरहोल्डर की तरह लगता है। ईसु प्लीज़, मैं इस मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। सीता ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर दोनों हाथ से ताली बजाते हुए उछल पड़ी। डार्लिंग, एक खुफिया आशिक है तुम्हारा। तुम्हें मालूम है ऐसे खुफिया आशिक बिस्तर में कमाल होते हैं क्योंकि वो सारा वक्त तुम्हारे साथ होने के बाद सोच रहे होते हैं, इसलिए वो कभी भी जाने नहीं देंगे तुम्हें। डर फिल्म का शाहरुख खान याद है तुमको? वो किरण कितना सेक्सी था यार। चलना, मुझे उसके साथ नहीं सोना। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि ये इंसान आखिर है कौन और मेरे लिए ऐसे मैसेजेस क्यों छोड़ रहा है। और मुझे मालूम नहीं कि वो आशिक वाशिक है भी या नहीं। यकीन मानो वो है। ये रोने धोने वाला मसला बेकार की बात है। वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता है अपनी ओर, और जब तुम उसकी ओर ध्यान दे रही हो तो वो तुमसे मिलना चाहता है और मुझे पक्का यकीन है वो बहुत हॉट होगा। तुम्हें कैसे पता? दिल की सुन, एकांश को बता दे कि उसका कंपटीशन आ गया है। सट अप। अगर मैं उससे इस इंसान के बारे में बता दूं तो मुझे उससे मिलने के लिए मना करेगा। अरे हाँ, और एकांश तुमसे कह दे कि तुम उसकी बात मान लो, है ना भारतीय नारी। पता नहीं यार, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है अगर वो कोई खूनी वूनी निकला तो। लेकिन ये कोई एकांत सा घर या गैराज थोड़ी ना है जहाँ वो तुमको मिलने के लिए बुला रहा है। पब्लिक स्पेस है, बहुत सारे लोग हो गए। चिंता मत करो, मैं
कई बार कैफ़े बेशली को गई हूँ और इस बार भी मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, इशिता ने कहा। थैंक यू बर्न, रिवाना ने उसे राहत भरी एक मुस्कान दी। लेकिन अगर वो कोई हॉट बंदा निकला तो फिर वो मेरा होगा, ओके? मेरा काम हो जाए तो तू ले जाना उसे, चलेगा? ओह प्लीज़ तू रख ले यार उसे। लेकिन सुन, अगर उसने तुझे मेरे साथ देख लिया और मुझसे मिलने नहीं आया तो उसे पता ही नहीं चलेगा ना कि हम साथ हैं, इशिता ने आंख मारी। रिवाना कैफ़े बेल्शिली का वक्त पर पहुंच गई। इशिता और वो बांद्रा स्टेशन पर साथ उतरे, लेकिन दोनों ने रेस्टोरेंट जाने के लिए अलग अलग ऑटो लिया। बाहर गार्ड ने उसका नाम पूछा और तुरंत उस टेबल पर ले गया जहां उसके नाम से रिज़र्व था। कैफ़े में बाहर और भीतर दोनों जगह बैठने की सुविधा थी। वेटर ने उसे बाहर के एरिया में बिठाया। रिवाना आराम से बैठ गई, आसपास घूमकर देखने की कोशिश करने लगी कि वो किसी को जानती तो नहीं। इशिता कुछ मिनट बाद आई और उसके सामने वाली टेबल पर बैठ गई। कुछ मिनट बीत गए लेकिन कोई आया नहीं। अजनबी ने 8:30 का वक्त दिया था लेकिन 8:50 हो गए थे। अब हमें क्या करना चाहिए? रिवाना ने इशिता को व्हाट्सएप किया। इंतज़ार करो और इतनी परेशान मत दिखो। रिवाना चारों ओर देखती हुई मुस्कुराई। ऐसे बेवकूफ़ों की तरह मत मुस्कुराओ, इशिता ने फिर व्हाट्सएप किया। रिवाना हंस दी और इशिता को एक स्माइली भेजी। ठीक 9 बजे रिवाना के फ़ोन पर एक अजनबी नंबर से मैसेज आया, एकांश को फ़ोन करो। रिवाना ने उस मैसेज को दोबारा पढ़ा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एकांश ठीक तो होगा? उसने इशिता की ओर देखा और फिर जल्दी से एकांश को फ़ोन मिलाया। एकांश ने तीसरी बार में फ़ोन उठा लिया। हे बाबू, एकांश बिजी लग रहा था। हाय, तुम ठीक हो? वो अपना तनाव छुपा नहीं पाई। नहीं, रिवाना के दिल की धड़कन थम गई। मैं यहाँ ऑफिस में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ कंप्यूटर के सामने, उसने कहा। अच्छा ओके, उसकी आवाज़ में राहत आई। लेकिन क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारी आवाज़ सुनने की थी, उसने जल्दी से बहाना बनाया। मैं इसी का साथ हूँ, तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। उसने फ़ोन काट दिया और तभी दूसरा मैसेज उसके फ़ोन पर आया, उसी अजनबी नंबर से। मैं अंदर इंतज़ार कर रहा हूँ। इशिता ने देखा कि रिवाना अपनी जगह से उठ गई है और उसे लंबी गहरी सांस ली है। दोनों लड़कियों की नज़रें मिली। इशिता समझ गई कि अजनबी ने कोई मैसेज भेजे है। इशिता की नज़रें रिवाना पर गड़ी हुई थी। रिवाना धीरे धीरे एयर कंडीशन्ड कमरे में और जा रही थी। जैसे ही रिवाना दरवाजे पर खड़ी हुई, उसका जैसे सिर घूम गया। एकांश एक लड़की के साथ बैठा था। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले एक ही ग्लास के नीले रंग की मॉकटेल पी रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हो। इससे पहले कि इशिता रिवाना तक पहुंच पाती, रिवाना ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। ओह, ये तो दिलचस्प बनते जा रहा है स्टोरी यार। मैंने भी पढ़ा नहीं है, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। नाइस। चैप्टर 10 ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब जा रहा हूँ चैप्टर 11 पढ़ने। रेडी। बट इससे पहले अगर अभी आप सुन रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो नीचे जाके फटाक से, ओके? और लाइक भी कर दो, हाँ। और अच्छी अच्छी तारीफ़ करो मेरी। मैं तारीफ़ का भूखा हूँ। मैं भी कितना बकलोली करता हूँ यार। चलो चैप्टर 11 शुरू करते हैं। प्यार जो प्यारा सा लगता है हमेशा सच्चा प्यार नहीं होता। उस ने भी रिवाना को ये मैसेज तब भेजा जब इशिता रेस्टोरेंट स्टाफ की मदद से रिवाना को ऑटो में बैठाकर अपने फ्लैट में लाई थी। इशिता ने एकांश को उन तस्वीरों के सहारे पहचान लिया था जो रिवाना अक्सर उसे दिखाया करती थी। स्टाफ के पहुंचने से पहले इशिता कई बार एकांश की और गुजारिश भरी नज़र से मदद की उम्मीद करती रही, लेकिन जाने क्यों एकांश ने अपना सीट से उठा और ना वो लड़की उठी जो एकांश के साथ थी। एकांश के चेहरे से लग रहा था कि वो मदद करना चाहता है, लेकिन उसका बर्ताव कुछ और कह रहा था। इशिता समझ गई कि शायद उसने उस लड़की को रिवाना के बारे में कुछ बताया नहीं है और रिवाना की ओर उठकर आने का मतलब था बहुत सारे सवालों का जवाब। रिवाना ऑटो में बेहोश सी की हालत में थी और इशिता उसे जगाए रखने की कोशिश कर रही थी। हॉस्पिटल ले चलूँ तुझे? इशिता ने हल्के हाथों से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा। मुझे घर ले चलो, रिवाना बुदबुदाई। रिवाना की माँ ने फ़ोन किया। अपनी पूरी ताकत जुटाकर रिवाना ने फ़ोन उठाया।
हेलो अम्मा। तुम्हारी आवाज़ ऐसा क्यों लग रही है मीनी? नहीं तो मम्मा, सब ठीक है। रिवाना रो ही पड़ती, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। हाँ सब ठीक है, कल ऑफिस में एग्ज़ाम है तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, बाद में फ़ोन करती हूँ। लेकिन कल तो संडे है। मेरा एग्ज़ाम है मम्मा, उसने फिर से कहा और इशिता से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देने को कहा। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद इशिता ने रिवाना को किसी तरह बिस्तर तक पहुंचाया। रिवाना 1 घंटे तक सोती रही और फिर नींद में ही रोने लगी। इशिता ने उसे नींद से उठाया, लेकिन उठते ही रिवाना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रो रही थी। इशिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मालूम था कि एक टूटे हुए दिल को संभालना इतना भी आसान नहीं है। वक्त ही टूटे हुए दिल का इलाज होता है। कुछ देर बाद भी जब रिवाना का रोना बंद नहीं हुआ तो इशिता ने दूध में नींद की गोली मिलाकर उसे दे दी। थोड़ी ही देर में रिवाना सो गई। आधी रात के बाद दरवाजे की घंटी बजी। इशिता ने दरवाज़ा खोला तो देखा एकांश खड़ा है। क्या है? उसने नफरत और गुस्से से पूछा। मैं रिवाना से बात करने आया हूँ। मर गई वो, तुमसे मतलब? तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानती तो इस तरह मुझसे बात मत करो। इशिता ने एकांश की ओर ध्यान से देखते हुए कहा। तुम मुंबई में काम करते हो, बेंगलोर में नहीं, है ना? एकांश खामोश रहा। और तुम तब तक लड़कियों को किसी दूसरे लड़की के बारे में नहीं बताते जब तक तुम्हारा उनसे मन ना भर जाए, है ना? देखो, तुम या तुम्हारे जैसा कोई भी खुफिया आदमी इस दुनिया में इसलिए ज़िंदा है क्योंकि इस देश में खून करना अपराध है, वरना तो मैं उसी रेस्टोरेंट में तुम्हारा गला घोट देती। तुम्हें मालूम भी है रिवाना तुमसे कितना प्यार करती है? अगर तुम मुझे इस जगह के आसपास भी नज़र आए ना तो मैं पुलिस बुला लूँगी। अब जाओ यहाँ से। इशिता चिल्लाई और फिर उसने एकांश के मुंह पर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। उसने दरवाजे के छेद से देखा कि एकांश 1 मिनट तक खड़ा रहा, फिर वहाँ से चला गया। इशिता रिवाना को देखने के लिए गई तो उसने देखा कि वो नींद में ही बड़बड़ा रही है। आई लव यू एकांश, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, तुमसे कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने हमेशा तुम्हारी बात सुनी है, इस बार भी सुनूँगी। हमेशा मेरे ही रहना। रात भर उसकी बड़बड़ाहट चलती रही। कभी वो शांत हो जाती तो कभी अचानक उसका शरीर कांपने लगता और उसकी बंद आंखों से आंसू बहने लगते। इशिता सारी रात उसके बगल में बैठकर उसका माथा सहलाती रही। एक बार तो इशिता भी अपनी रूममेट की ऐसी हालत देखकर रो पड़ी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूरी बोतल वोडका ख़त्म कर दी और फिर सो गई। रिवाना सुबह उठी तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने इशिता को बाहर किसी से फ़ोन पर बातें करते सुना। इशिता रिवाना की माँ से बात कर रही थी। मिनी का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, वो ठीक तो है? हैरान परेशान मिसेज बनर्जी ने इशिता से फ़ोन पर पूछा। उन्होंने रिवाना को पीजी में रहने की इजाज़त सिर्फ तभी दी जब मेघना ने उसे बताया कि वहाँ उसके जैसे 2 और लड़कियाँ रहती और मुंबई में ऐसे पीजी में रहना आम बात है। और उसको थोड़ा बुखार है आंटी। बुखार? लेकिन उसने तो कहा था कि उसका एग्ज़ाम है आज। 1 मिनट आंटी, मैं रिवाना का फ़ोन दे रही हूँ। इशिता ने अपने फ़ोन का म्यूट बटन दबाया और रिवाना के कमरे में चली आई। रिवाना की आंखें सूजी हुई थी और बाल एकदम बेतरतीब थे। रिवाना बस खिड़की के बाहर एकटक देखी जा रही थी। तुम्हारी मम्मा, इशिता ने कहा, उनसे बात कर लो। उसने रिवाना को फ़ोन दिया। मैंने उनसे कहा है कि तुमको बुखार है, इशिता ने हल्की आवाज़ में कहा और उसके बगल में हाथ थामे बैठ गई। रिवाना सीधी बैठ गई। उसने अपना गला साफ किया और धीरे से कहा, हेलो मम्मा। उसने अपनी तकलीफ़ छुपाने में परेशानी हो रही थी। क्या हुआ मिनी? जब भी रिवाना अपनी माँ के पास अपनी कोई शिकायत लेकर जाती, उसकी माँ हमेशा बचपन में उसे यही कहा करती थी। ये 3 शब्द सुनते ही उससे लगता था कि माँ उसे ज़ोर से गले लगा ले और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब कुछ वाकई में ठीक हो जाया करता था। लेकिन अब वो बड़ी हो गई थी। अब वो अपनी हर छोटी छोटी समस्याओं के साथ अपनी माँ के पास जाकर भी नहीं जा सकती थी। रिवाना अपनी माँ को नहीं बता पाई कि एकांश ने उसके साथ कैसे धोखा किया है। उनका परिकथा रोमांस इतनी बेदर्दी से ख़त्म हो गया था। कल ही तो वो सोच रही थी एकांश और वो बाकी सारे कपल से एकदम अलग थे। अचानक उसकी आंखों के सामने दूसरी लड़की के हाथ थामे एकांश आ गया था। उसे लगा कि उसका सर फट जाएगा। मिनी, रिवाना ने अपनी दांत पीसी, एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं मम्मा, बस थोड़ा बुखार है। उसने इशिता की ओर देखा। और एग्ज़ाम?
कैंसिल हो गया, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैं चार्ज में लगा देती हूँ, 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। जितनी आराम से वो अपनी मम्मा से ये झूठ कह सकती थी उसने कहा और फिर फ़ोन काट दिया। उसने सीता को फ़ोन वापस दे दिया, अपना हाथ उसे छुड़ाया, अपने पैर अपने सीने के पास ले आई और फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। सीता ने अपनी रूममेट के बगल से उसका फ़ोन ले लिया और उसे स्विच ऑन कर दिया। उठो, सीता ने कहा। नहीं, लो जाकर सिट हैपेंस। और इससे पहले कि तुम्हारे दिमाग के भीतर का इमोशनल हिस्सा सड़ने लगे उसे फ्लश कर दो। तुम नहीं समझ रही हो यीशु, रिवाना ने बिना उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं एकांश को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वो मेरा एक हिस्सा था, मेरी दुनिया था, सब कुछ था मेरे लिए वो। न उसके पहले कुछ था न उसके बाद कुछ होगा। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। सीता ने संजीदा आवाज़ में कहा, मैं नहीं समझूंगी। उसने एक लंबी गहरी सांस ली। सीता, मैं अपनी कहानी शुरू की। कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक प्रिंस चार्मिंग आया था। मैं 19 साल की थी तब और वो 33 साल का था। चिकनी चपड़ी बातें करता था एकदम, मुझे इतना पैम्पर करता था एकदम बच्चों की तरह। ऐसा महसूस कराता था मुझे जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ और पैदा ही इस दुनिया में सारी अच्छी चीज़ों के लिए हुई हूँ। मैं पूरी तरह से उसके प्यार में पागल थी और उसे ये बात मालूम थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट था और सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि मुझे लगा मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने अपनी वर्जिनिटी भी उसी के हवाले कर दी थी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बताया। मेरे पेरेंट्स को वो अच्छा लगा। वो मुझसे शादी करने के लिए भी राज़ी हो गया। हमारी सगाई के इनविटेशन कार्ड छप चुके थे और बंटने वाले थे। फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गया। गायब हो गया? रिवाना ने घूमकर अपनी रूममेट की ओर देखा। 3 महीने बाद मेरे पापा ने पुलिस की मदद से उसे ढूंढ निकाला। वो जलंधर में अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ रह रहा था। बेसिकली उसने मेरे साथ अफेयर तब शुरू किया जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसने मेरे पापा की बेइज्जती की और मुझे गंदा कहा। और उसकी बीवी भी उसका साथ दे रही थी। यकीन मानोगी, ये जो असल ज़िंदगी में प्रिंस चार्मिंग टाइप के लोग होते हैं ना, वो दरअसल प्रिंस चूतिया होते हैं। मैं खूब रोई, डिप्रेशन में चली गई, सब गुस्सा भी आता था। और फिर मुझे एक बात समझ आ गई, लड़कियों के लिए जो शॉपिंग है लड़कों के लिए इंटीमेसी है। मतलब बेसिक दिक्कत है उनको, जिसको लॉयल्टी के नाम का डॉग कॉलर पहनाकर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वैसे लोग कुत्ते ही होते हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सीता ने फिर से बोलना शुरू किया। तुम्हें लगता है कि मैं उसके बाद कभी प्यार कर पाई किसी से? वैसा प्यार जहां आप सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही सुनते हैं। तुम्हें लगता है कि इस तरह जब आपको मालूम है कि आप फिर से प्यार कर ही नहीं सकते क्योंकि किसी भी पर भरोसा नहीं होगा अब, ऐसे जीना आसान है? जितनी बार भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मुझे नफ़रत होती है खुद से। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। रिवाना ने अपने पैर फैला लिए और फिर वो सीता की ओर झुकी और उसे जोर से गले लगा लिया। सीता के भीतर उठती आंधी शांत हो गई थी। एकांश कल रात आया था, सीता ने कहा। रिवाना सीता से अलग हो गई, उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या कह रहा था वो मुंबई में काम करता है और वो सोच रही थी कि वो उससे मिलने के लिए बेंगलुरु से आता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। रिवाना का चेहरा और उतर गया। तुम्हें मालूम है, मैंने उस प्रिंस चूतिए को उसकी बीवी के सामने थप्पड़ मारा था। वही इकलौता बदला था मेरा। तुम्हें भी अपना बदला ले लेना चाहिए, वरना ऐसे ही रोती रहोगी पूरी ज़िंदगी। रिवाना ने कहा। जैसे ही उसने अपना फ़ोन ऑन किया बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। एकांश ने कुछ 50 व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे। सब में उसने सॉरी लिखा था और लिखा था कि वो समझाना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था। रिवाना ने उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया, अपना फेसबुक ऐप खोला और फिर उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट से भी ब्लॉक कर दिया। फिर गुस्से में अपना फ़ोन बिस्तर पर फेंक दिया। कम से कम तुम लोग फिज़िकल रिश्ते में तो नहीं थे। मैं बता नहीं सकती उस बास्टर्ड ने पहली बार मेरे साथ इंटीमेसी किया तो कितना अच्छा लगा था, और अब इस बारे में सोचती हूँ तो सर पीटने का मन करता है। सीता ने देखा कि रिवाना ये सुनते ही अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा ली। हे भगवान, ये कब हुआ? पिछली बार जब सीता ने पूछा था तो रिवाना तब वर्जिन थी। वो पिछले वीकेंड आया था यहाँ तब। अब रिवाना लगातार रोती जा रही थी।
साला कमीना चूतिया, सीता ने कहा और रिवाना की पीठ सहलाने लगी। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कम से कम तुम्हारी और फीलिंग्स जेन्युइन थी। कुछ सेकंड के बाद सीता ने कहा, बाय द वे तुम्हें उस अजनबी का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने तुम्हें यह सच बताया। रिवाना ने अपना फ़ोन वापस उठा लिया और सीता को उस अजनबी का मैसेज दिखाया। प्यार जो प्यारा सा लगता है हमेशा सच्चा प्यार नहीं होता। सच है, सीता ने कहा। हम लोग एक इंसान के काल्पनिक रूप को प्यार कर रहे होते हैं, हमारे अपने बनाए हुए भ्रम होते हैं। हम सच्चाई से मुंह चुराते हैं और झूठ के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सीता एक पल को रुकी और फिर कहा, ये अजनबी है कौन? और जैसे वो तुम्हारी मदद कर रहा है वो मेरी क्यों नहीं करता? अपनी रूममेट की शरारती मुस्कान देखकर रिवाना ने भी हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे लगता है कि तुम्हें कम से कम उसे थैंक यू तो बोलना चाहिए, सीता ने कहा। रिवाना थैंक यू टाइप कर रही थी कि एकांश का फ़ोन आ गया। एकांश है, रिवाना ने कहा। चूतिया है, अब से यही नाम है उसका असली, सीता ने कहा। फ़ोन उठाओ और कहो आज ओबरॉय मॉल में मुझसे मिले। कल मिस्ड कॉल में बदल गई। रिवाना ने राहत की सांस ली। अगर वो फिर से फ़ोन करता है, इससे पहले कि वो अपनी पूरी बात करती है, एकांश ने फिर से फ़ोन किया। फ़ोन उठा लड़की, सीता ने कहा। रिवाना ने फ़ोन उठा लिया लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं तुमसे मिलकर सारी बात समझाना चाहता हूँ। एकांश की बात पूरी होने से पहले रिवाना ने उसे टोक दिया। आज 2 बजे ओबरॉय मॉल, रिवाना ने एक सांस में कहा और फ़ोन काट दिया। बढ़िया, सीता ने कहा। तुम श्योर हो कि मुझे उससे मिलना चाहिए? मैं नहीं मिलना चाहती। इसके बाद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और यकीन मारो घुमा कर देना उस साले को, इतना तो तुम्हारा हक है यार। रिवाना समझ गई। फिर उसे थैंक यू टाइप किया और अजनबी ने उस अनजान नंबर पर भेज दिया जिस नंबर से उसके पास फ़ोन आया था। वह इंतज़ार कर रही लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सीता ने उसे 1 घंटा देर से मॉल पहुंचने को कहा था। रिवाना ने ठीक यही किया। वो 3 बजे के आसपास सीता के साथ मॉल पहुंची। जब वो फूड कोर्ट पहुंची तो एकांश थोड़ा गुस्से में था। यू आर लेट, एकांश ने कहा। तुम साले कमीने, रिवाना ने जवाब दिया। इतने दिनों से मुंबई में हो और मैं सोच रही थी कि तुम बेंगलोर से मेरे लिए उड़कर आते हो, सिर्फ मेरे लिए। कितना बेवकूफ़ बनाया है तुमने मुझे एकांश। वाह, कसम से मैं तुम्हें बताने वाला ही था, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे प्यार में तुम्हें रोक दिया है ना? और तुम एग्जैक्टली कब बताने वाले थे मुझे? मेरे डैड शादी का कार्ड छपवा देते उसके बाद? रिवाना अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। एकांश ने उसे कभी ऐसा बर्ताव करते नहीं देखा। प्लीज़ हम दोनों बड़ों की तरह बात करते हैं। वो बचाव की मुद्रा में आ चुका था। मुझे सिखाना बंद करो और जवाब दो कब बताने वाले थे मुझे। मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ। एकांश ने सीता की ओर देखा। वो मेरी साथ रहेगी। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं मुंबई में, क्योंकि मैं तुम्हें अपसेट करना नहीं चाहता था। तुमने अभी अभी नई नौकरी ज्वाइन की, मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। इसका मतलब तुम कभी बेंगलोर गए ही नहीं? मैं बेंगलोर में ही था, वही तो विशाखा से मिला, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि कैसे कब उससे प्यार हो गया। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था मेरे साथ ये हो रहा है। कंपनी ने मुझे मुंबई लोकेशन दे दिया, मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके पीछे पीछे चला आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें खोना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी बात समझो। तुम मेरे साथ 4 साल से थे एकांश, और विशाखा 4 महीने से तुम्हारे साथ है। तुमने उसे चुना और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात समझूं? रिवाना ने संतबीत होकर पूछा। एकांश को क्या लगा था कि वो उसे गले लगा लेगी और कहेगी कि अभी भी उससे प्यार करती है क्योंकि वो उसकी खुशी की इतना ज़्यादा परवाह करता है। उसने ये बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि वो उसे धोखा दे रहा था। एक ऐसा आदमी का प्यार था उसे अचानक लगा कि वो ज़रा भी उसे नहीं जानती। मैं तुम्हारी फ्लैट यही बताने के लिए आया था पिछले हफ्ते, लेकिन तुम तो कुछ और ही चाहती थी। तो मैंने सोचा तुम्हें निराश ना करूं क्योंकि तुम इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी, एकांश ने कहा। रिवाना ने सोचा कि कैसे हम चाहते थे, आराम से तुम चाहती थी, मैं बदल गया। उसने ये भी नोटिस किया कि वो खुद को बेचारा बनाकर पेश कर रहा था और ये कहना चाह रहा था कि उसने उस रात जो भी किया रिवाना पर तरस खा कर किया। अगर ये वही इंसान था जिससे वो शादी करने का सोच रही थी तो ज़रूर उसके अपने ही दिमाग का कोई पेच ढील रहा था। देखो मुझे लगता है ना कि हम बिना ब्रेकअप के सब कुछ निपटा सकते हैं, उसने कहा। विशाखा हमारे बारे में जानती है, वो नहीं जानती, लेकिन उसके जानने से क्या फ़र्क पड़ेगा?
हमारे बीच में क्या चल रहा है उससे उसको क्या मतलब, एकांश ने नज़रें चुराते हुए कहा। आई लव यू। और रिवाना ने एकांश का मुंह बंद करने के लिए उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसका मुंह लटक गया। फूड कोर्ट में मौजूद लोग उन्हें देखने लगे। सीता के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। तुम्हें मालूम ही नहीं यार कि प्यार किसे कहते हैं एकांश। मेरे माँ बाप तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए तैयार थे। मैं उन्हें क्या बताऊँगी? मुझे लगा कि तुम सिर्फ मेरे हो। मैं खुद को क्या बताऊँगी कि मैं इडियट हूँ जिसे मालूम भी नहीं कि उसके लिए क्या सही क्या गलत है। रिवाना का गला रूंध गया। एकांश का फ़ोन बजा। इससे पहले कि वो फ़ोन छुपा पाता रिवाना ने देख लिया कि वो फ़ोन विशाखा का था। हाँ मैं आ रहा हूँ, उसने फ़ोन काट दिया कहकर। कोई तुम्हारे इंतज़ार कर रहा है एकांश। रो मैं नहीं हूँ। गुड बाय एंड गुड लक। उस लड़की के साथ खुश रहना, रिवाना ने कहा और वहाँ से निकल गई। एकांश उसको जाते हुए देख रहा था कि सीता ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और कहा, उसे गालियाँ देने नहीं आता इसलिए उसकी तरफ से बोल रही हूँ। तू साला कमीना हरामखोर चूतिया है। तुझे एसटीडी और साला इम्पोर्टेंट है तू। इतना कहकर सीता भी वहाँ से निकल गई। रिवाना जानती थी कि किसी को भुलाना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। भावनाओं में निवेश करना ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन उसे लगा था कि उसे ये खतरा उठाना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके साथ एकांश है और दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं। फेरी टेल कपल थे दोनों। FTC। अपने फ्लैट में आकर उसने सबसे पहले अपना वार्डरोब खोला और एकांश के दिए हुए सारे तोहफे एक एक करके डस्टबिन में फेंकने लगे और फिर कॉलेज में लिखे हुए सारे लव लेटर जला डाले। जब उसे लगा कि उसने एकांश की याद की सारी निशानियां मिटा दी है तो वो खामोश हो गई और दोबारा यादों ने उससे पर हमला बोल दिया। और उसे मालूम था कि वो इन यादों को कभी नहीं जला पाएगी, न डिलीट कर पाएगी और न फेंक पाएगी। दोनों ने जो वक्त साथ गुजारे उसका कोई मतलब नहीं था एकांश के लिए। उसने कहा कि उसे मालूम नहीं वो विशाखा से कब उसको प्यार हो गया। उसने एक बार भी रिवाना के बारे में नहीं सोचा। जब उस लड़के के साथ होता होगा तो क्या रिवाना के बारे में सोचता होगा? और जब उसे ब्रेकअप ही करना था तो उसने उस रात वो क्यों किया जो उसे करना नहीं चाहिए था? रिवाना को लग रहा था कि उसने एक सुंदर भविष्य का छलावा दिखाकर एक कमरे में लाकर बंद कर दिया और चाबी कहीं फेंक दी और अब उसके पास कहीं जाने को जगह नहीं थी। सीता सच कह रही थी। लड़कियां जैसे शॉपिंग करती वैसे लड़के डिमिसी। एकांश ने उस लड़की के साथ करते हुए भी इतना ही खूबसूरत महसूस करवाया होगा। सीता किसी रेव पार्टी के लिए गई हुई थी। रिवाना को और भी अकेलापन लग रहा था। उसने अपना ध्यान बटाने के लिए फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर लिया, लेकिन अपने दोस्तों की खुशहाल तस्वीरें देखकर उसे और गुस्सा आया। उसे लगा रहा था कि वो सब से नफरत करती है और सबसे ज़्यादा खुद से। उसने तैस में आकर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। वो बिस्तर पर करवट बदल रही थी और लगातार खुद को ये तसल्ली दे रही थी कि अभी दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। तभी अचानक से उसके फ़ोन में एक मैसेज आया, वेलकम। ये थैंक यू के जवाब में उस अजनबी का नए फ़ोन नंबर से जवाब था। रिवाना ने तुरंत वापस मैसेज भेजा, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुरंत जवाब आया, तुम बात कर सकती हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे सकती है, लेकिन मेरा जवाब मैसेज में आएगा। रिवाना चकरा कर 1 मिनट के लिए बिस्तर पर बैठी रही। फिर अगले 1 घंटे उसने अपने पूरे फ्लैट को छान मारा। कोई कोना नहीं छोड़ा। बिस्तर के नीचे रसोई, टीवी स्टैंड, बालकनी, वार्डरोब, कहाँ नहीं। आखिर में उसे अलमारी के नीचे आगे खींचा, कहीं उसके पीछे कुछ नहीं था और चीख मारकर पीछे आ गई। वह कुछ तिल चट्टे थे। उसने अलमारी वापस अपनी जगह पर लगा दी। पसीने से तरबतर रिवाना बैठकर सोच रही थी कि फ्लैट में आए बिना कोई इसकी आवाज़ कैसे सुन सकता है। उसने अपने फ़ोन पर फिर से एक मैसेज सुनाई दी, अगर तुमने ढूंढना बंद कर दिया तो हम बात कर सकते हैं। उसकी नसों में अचानक एक घबराहट फैल गई। फिर बिना किसी की ओर देखे उसने पूछा, तुम एकांश और उस लड़की के बारे में कब से जानते हो? इस तरह किसी को बिना देखे दीवारों से बात करना थोड़ा अजीब लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद जवाब आया, जब से वो उस लड़की के पीछे पीछे मुंबई आया है। और फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हें बुरी तरह तकलीफ़ पहुँचे। क्या? क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसने ज़ोर से कहा, तुमने खाना बनाना नहीं सीखा। क्या बकवास है।
अगर तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी तो तुम सीखोगी नहीं, अगर सीखोगी नहीं तो बड़ी नहीं हो पाओगी, अगर बड़ी नहीं हो पाओगी तो जियोगी नहीं, और अगर जियोगी नहीं तो अपना मोल नहीं समझ पाओगी मीनी। और अगर अपना मोल नहीं समझ पाओगी तो क्या फ़ायदा। अगर मैं खाना बनाना सीख लेती तो तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, नहीं? शायद, लेकिन एकांश के लिए मेरा प्यार सच्चा था। पता है सबसे ख़राब बात क्या है? ये नहीं है कि एकांश ने मुझे धोखा दिया, बल्कि ये कि मैं इस तरह किसी को इतने मासूमियत, इतनी ईमानदारी और समर्पण के साथ प्यार नहीं कर पाऊँगी। मैं इस बात से कैसा समझौता करूँ? वो नहीं जानती थी कि एक अजनबी को ये सारी बातें वो क्यों बता रही है, लेकिन वो किसी से बात करके अपना गुब्बार निकालना चाहती थी और कुछ जवाब भी चाहती थी। कैसे ये तुम्हारा काम है? क्यों? ये बताया जा सकता है। दिल का टूटना उन विज्ञापनों की तरह होता है जिससे आपको समझ में आता है कि कोई प्रोडक्ट आपके लिए क्यों ज़रूरी है। उनसे आपके भीतर एक झूठी स्पेस पैदा होती है और आपको इस बात का भरोसा मिलता है कि यही झूठी स्पेस आपकी ज़रूरत है। एकांश ज़रूरी नहीं है, तुम हो। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी ज़िंदगी में एक लड़के के लिए रोने के अलावा बहुत कुछ है, और वो भी एक ऐसी लड़के के लिए जिसकी वजह से तुम अपनी सही मोल भी नहीं समझ पा रही हो। मेरी सही मोल क्या है? सिंपल सी लड़की हूँ मैं, जो चाहती हूँ उसके ख्वाब के शहजादों से उसकी शादी हो जाए, दोनों साथ मिलकर बच्चे पैदा करें, उन्हें बड़ा करें और एक दिन साथ मिलकर बुढ़े हो, और शायद एक दूसरे की बाहों में एक दिन दोनों मर जाए। मैं जानती हूँ कि मिस्ड एंड बुन्स की स्टोरी है ये, लेकिन मैं ऐसे ही हूँ। तुम ऐसी नहीं हो। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा तुम असल में क्या हो। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मेरी मदद क्यों कर रहे हो? रिवाना ने कहा और थोड़ी देर रुकने के बाद कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। गुमनामी में ताकत है मीनी, अजनबी ने जवाब दिया। और दोस्तों, ये चैप्टर 11 यहीं पे ख़त्म होता है। अभी ये चैप्टर 28 तक जाएगा, मीन्स 13, 14, टोटल 28। बट हाँ, ये सिंगल बुक नहीं है, इसके 2 और बुक है। ये तो बस पार्ट 1 है, तो इतनी जल्दी तो ये पूरी नॉवेल, ये पूरा सस्पेंस ख़त्म नहीं होने वाला है जितना आप लोग सोच रहे हो। तो सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, लेकिन कभी कभी वो फल सड़ जाता है, बट इसलिए मैं उतना सब्र नहीं कराऊंगा। बस इतना कराऊंगा कि आपको मीठा फल मिले, और उसके बदले में मुझे भी मीठा फल मिले। कमेंट्स नहीं, वो कुछ और ही साउंड कर रहा है। ओके गाइस, तो ख़त्म होता है ये चैप्टर यहीं पर। एंड लव मी सब्सक्राइबर, अपना प्यार बरसाना ना भूले कमेंट्स में। बाय बाय, टेक केयर।